और फिर भावनात्मक तौर पर अगर मायावती चुनाव में आती है 2027 में और ये कह दे कि मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी और मेरे समाज के लोगों मुझे तुम्हारी जरूरत है, और एक दो आंखें पल के भिगो ले, तो उनका समाज का वोट उनके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, कितना बड़ा कोई नेता हो। सबको ये लगेगा कि चंद्रशेखर जो है अभी नौजवान है, इनको अगले चुनाव में वोट दे देंगे। लेकिन मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, हो नहीं पा रहा कांग्रेस मुक्त भारत। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बड़ी नेता मायावती है, भले ही वो घर पे हो। जो सम्मान मायावती ने दलितों के मन में अर्जित किया है वो देश में किसी दूसरे नेता ने अर्जित नहीं किया। तो मायावती का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर 2024 में इंडिया गठबंधन उनको पीएम कैंडिडेट बना देता। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है उसमें कोई मुसलमान सांसद नहीं है। और एक आप कहेंगे कि अगर आपको याद हो तो एक व्यक्ति है गुलाम अली खटाना, तो वो राज्यसभा सांसद है मगर वो राष्ट्रपति के माध्यम से है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं है। उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, नॉमिनेट किया था। तो इसलिए उनको आप कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी तो बस भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक भी मुसलमान जो है सांसद नहीं है, बाकी सब में सब है। मैं अगर बहन जी के वोट बैंक की बात करूं, 27 का चुनाव बहन जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वोटर है, जो उनका कोर वोटर है, 24 के लोकसभा चुनाव की बात करूं, 22 की बात करूं, धीरे धीरे कटता जा रहा है। 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा समय बचा है, क्या बहन जी अगर एक्टिव हो जाती हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा वोट बैंक पर? दूसरी बात, बहन जी चुप क्यों है अब तक, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि भले ही लोग कुछ भी कहें, भले ही उनके मन में कुछ भी कहें कि ये दलितों का रिजर्वेशन इश्यूज कुछ भी आप कहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि दलित जो है वो बहुत ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है। वो एक शोषित, पीड़ित, वंचित कम्युनिटी है और वो एक दिन से नहीं है, वो सैकड़ों साल से है, हजारों साल से है। और पिछले कुछ टाइम से 1947 के बाद से हम देख लें, उसके बाद से उसमें थोड़ा दम पड़ना शुरू हुआ है। वो रिजर्वेशन कोटे में आए, वहाँ से उनको नौकरियाँ लगी, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, थोड़े बहुत पट्टे मिले ज़मीन के, वहाँ से उनकी खेती करके थोड़ी स्थिति होनी मजबूत हुई। तो ये बात उनकी नेता है मायावती, वो सिर्फ नेता नहीं है, उनकी बहुत सारे दलित समाज के लोग उन्हें देवी की तरह मानते हैं। वो ये बात जानती है कि मेरा समाज जो है वो लड़ नहीं सकता, और अगर मेरा समाज लड़ेगा, प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, तो सत्ता से लड़ने की उसकी ताकत है नहीं। और वो प्रोटेस्ट करेगा, लड़ेगा सत्ता से, तो वो जितना बड़ी मुश्किल से तो वो थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है, 2-4%, 10% मजबूत हुआ है, और फिर से उसको बिगड़ जाएगा। तो चंद्रशेखर के विरोधी जो बात कहते हैं, और वो सड़कों पे आएगा मेरा समाज, तो जो दूसरे समाज हैं उनको कुचल दिया जाता है, तो मेरे की तो कोई ताकत है नहीं। तो वो एक माँ की तरह सोचती है कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए, वो थ्योरी है। जैसे बाहर धूप हो रही है, तेज धूप है बाहर, तो माँ कहती है बेटा बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। तो वो चाहती है कि मेरी सोसाइटी जो है वो सत्ता के विरोध में ना जाए, सत्ता के विरोध में जाएगी तो सत्ता उसे कुचल देगी, उनकी नीति है। पहली सिंपली कुचलती भी है सत्ता। उदाहरण के तौर पे शब्बीरपुर कांड हुआ सहारनपुर में, तो 2000 से ज़्यादा दलित नौजवान जेल गए। चंद्रशेखर उनके नेता बने, चंद्रशेखर आज नेता है। तो मायावती जो है वो तब भी कहा, आकाश आनंद ने, मैं मायावती का नज़रिया बता रहा हूँ, आकाश आनंद ने तब भी कहा, कह रहे कि भाई वो इस तरह से अगर आप एग्रेसिव, चंद्रशेखर जो है वो हमारे समाज के लोगों को, बच्चों को एग्रेसिव बना रहे हैं, उन पर मुकदमे लग रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। तो एक तो मायावती इस थ्योरी के एंटी है, सिंपल। दूसरी थ्योरी ये है, मायावती ऐसा नहीं है कि मायावती जो है वो अपनी सोसाइटी के उत्पीड़न, शोषण पर चुप हो जाती है, लेकिन मायावती में जब पावर होती है, मायावती जब करती है ऐसा। जैसे इसका बहुत बड़ी मिसाल ये है कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजा भैया को जेल भेज दिया था। तो मायावती जो है वो करती है, मगर जो वो पावर में होती है। अभी एक तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे या उनके कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो कहती हैं कि आप अपना जवाब वोट से दो। 9% वोट अभी उनका है जो जाटा। मैंने अक्सर देखा है फील्ड में कि जब बीएसपी के लोग कहीं जाते हैं, उसे ज्ञापन देने जाते हैं किसी भी समस्या को लेकर, वो कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, कहीं हाई हुई नहीं करेंगे, वो ज्ञापन देंगे अपना। सड़क पर उतरने के लिए मनाही है, सड़क पर उतरने के लिए मनाही है। आज भी आप ये बात मान के चले बिल्कुल कि जो मायावती हैं, जब वो सीएम थी तो ये बिल्कुल इसमें कोई छिपाने वाली कोई किसी तरह से कोई बात है नहीं कि बहुत सारे उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लिया।
जैसे एक खास जाति के लोगों पे ज़्यादा मुकदमे हुए, ठाकुर पर, यादव पर, जाटों पर, जिन मुसलमानों के पास ज़मीन थी उन मुसलमानों पर। हाँ, एक एडवांटेज भी था, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो गरीब, गुरबा, कमज़ोर, पिछड़े, वो किसी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, गरीबों को लेकर के थोड़ा मायावती सेंसिटिव थी। गरीब चप्पल वाला व्यक्ति भी अगर किसी अधिकारी के पास जो है अपनी बात लेकर पहुंचता था तो उसकी बहुत सुनवाई होती थी। मायावती जो है वो ताकतवर लोग, डोमिनेट करने वाले लोग जो हैं उनको सबक सिखाना चाहती थी। अभी का स्थिति जो है उनकी वो ये है कि उनको वो माहौल को भाप गई है। वो ये देख रही हैं कि जो थोड़ा सा बोलता है उसके साथ क्या हश्र होता है उसका, तो वो अपने समाज को उन्होंने शांत करके रखा हुआ है। लेकिन भावनात्मक तौर पर वो ही नेता है। कोई कितना बड़ा नेता इस देश में दलितों का बन जाए, कितनी वोट उसको पाने लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय वो देश के दूसरे नंबर की पार्टी के टॉप पोजीशन पर है। 100 सांसद हैं उस पार्टी के, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1885 में वो पार्टी बनी थी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे पुरानी, सबसे ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी। बहुत मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, हो नहीं पा रहा कांग्रेस मुक्त भारत। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बड़ी नेता मायावती है, भले ही वो घर पे हो। जो सम्मान मायावती ने दलितों के मन में अर्जित किया है वो देश में किसी दूसरे नेता ने अर्जित नहीं किया। तो मायावती का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर 2024 में इंडिया गठबंधन उनको पीएम कैंडिडेट बना देता। अब तो वो रेस्ट है। क्या इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा फेलियर है? आज तक भी गिल्ट में है इंडिया गठबंधन? हाँ, फेलियर है ये तो। इनको जो है ये इंडिया गठबंधन में बातचीत होती है अभी भी इस बात को लेकर के कि हमें मायावती को जो है वो करनी। लेकिन उस समय 3 लोग विरोध कर रहे थे, कुछ सभा के लोगों ने विरोध किया था संभवतः। ममता बनर्जी जो है वो भी विरोध कर रही थी। आज उनका हश्र देख लीजिए ममता बनर्जी का, वो सबसे बड़ा विरोध किया था उन्होंने। ये बात समझनी चाहिए थी सबको। और फिर भावनात्मक तौर पर अगर मायावती चुनाव में आती है 2027 में और ये कह दे कि मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी और मेरे समाज के लोगों मुझे तुम्हारी जरूरत है, और एक 2 आंखें पल के भिगो लें, तो उनका समाज का वोट उनके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, कितना बड़ा कोई नेता हो। सबको ये लगेगा कि चंद्रशेखर जो है अभी नौजवान है, इनको अगले चुनाव में वोट दे देंगे। लेकिन इसमें ना एक बात और निकल के आती है, जैसे कहते हैं कि एक जाति का सिर्फ एक ही नेता हो सकता है। अखिलेश यादव यादवों के नेता है। अब जैसे बहन जी अगर डाउन हुई है तो उन्होंने अपना मसीहा अलग ढूंढ लिया है। लाइक चंद्रशेखर कहती है कि अगर बहन जी उठती हैं तो चंद्रशेखर ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगे। एक जाति में सिर्फ एक ही नेता रहेगा। नहीं, एक जाति में एक नेता की थ्योरी कैसे, आप बताइए। आप बताइए। देखिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में तमाम अलग अलग जातियों के लोग हैं। भूपेंद्र यादव बहुत बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी में, है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक सीएम भी है यादव। संगठन और पार्टी, वो तो संगठन की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात करूं। अखिलेश यादव से बड़ा समाजवादी पार्टी में कौन यादव है? एक पार्टी की बात कर रहे हैं आप, अलग पार्टी में तो हो सकता है ना। बसपा में कौन है? बहन जी से बड़ा कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, एक आपने कहा कि एक जाति में, आपने एक पार्टी नहीं कहा। पार्टी में, पार्टी पॉलिटिक्स में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि मेरे से बड़ा नाम वाला ना हो। जैसे आर के चौधरी थे, जो प्रश्न आपका है, तो जब काशीराम जो हैं वो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, तो आर के चौधरी जो थे वो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर बने, और एक बार उन्होंने कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके पास शपथ ली, एक बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके पास शपथ ली। और तो आर के चौधरी दूसरे नंबर के नेता थे। तो मायावती हमेशा कोशिश में रहती थी कि ये बहुत बड़ा कद इनका ना होने पाए। तो एक समय उन्होंने पार्टी से निकाल ही दिया था आर के चौधरी को। अभी वो सांसद है मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी में। तो एक पार्टी की बात अलग है, अलग पार्टी की बात अलग है, जाति की बात अलग है। एक जाति में 10 नेता हैं। आपको मैंने बताया भूपेंद्र यादव बहुत बड़े नेता हैं, है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एक दूसरे मोहन यादव, तो वो भी यादव हैं। और आगे हम बढ़ते रहते हैं तो रामकृपाल यादव हैं, बिहार में हैं। तो वो बहुत तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टी में अलग बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अगर आप ब्राह्मणों की बात करें तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण नेता बड़े हैं, और कांग्रेस में तो राहुल गांधी भी ब्राह्मण है। तो और अगर हम और जातियों की बात करें, जैसे गुर्जर हैं, तो गुर्जर हर राजनीतिक पार्टी में है। जाट हैं जैसे, तो हरिंदर मलिक आपके मुजफ्फरनगर के सांसद है, तो वे समाजवादी पार्टी में है। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी में है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में है। हुड्डा जो है वो कांग्रेस में है। तो एक जाति में एक ही नेता हो सकता है। एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने
तो जाति का दूसरा व्यक्ति उसी की जाति के दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ देखता हुआ कम पसंद करता है, लेकिन सिंबू अलग अलग पार्टियों में नेता के तौर पे हैं। ठीक है। अभी आज तक ऐसा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है कि उसमें मुसलमान नेता नहीं। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जरूर वहाँ हैं, लेकिन वो सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है उसमें कोई मुसलमान सांसद नहीं है। और एक आप कहेंगे कि अगर आपको याद हो तो एक व्यक्ति है गुलाम अली खटाना, तो वो राज्यसभा सांसद है, मगर वो राष्ट्रपति के माध्यम से है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं है। उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, नॉमिनेट किया था। तो इसलिए उनको आप कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी तो बस भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक भी मुसलमान जो है सांसद नहीं है, बाकी सब में सब है। तो ये कंट्रोडिक्शन थोड़ा बहुत तो रहता ही है सभी जगह। सरकार में हमेशा से ये आरोप लगे कि सरकार में इनके कार्यकर्ता खुद कहते हैं वाली बात कि हमारी चलती नहीं है। और समाजवादी पार्टी का दौर आपको याद होगा, उसकी सरकार में, अखिलेश यादव समय की सरकार में कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत पकड़ थी प्रशासन पे, पुलिस सुन लिया करती थी। लेकिन सरकार में तो विधायक खुद ये कहते कि फोन करो 10 बार काम करें तब काम होता है कम से कम। ये स्थिति क्या है? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या कुछ और रीजन है इसके पीछे? नहीं, सेंट्रल कंट्रोलिंग सेंट्रल कंट्रोलिंग समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं। देखिए, इसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं और ये सवाल भी अच्छा है। आप अगर देखें 2012-2017 में प्रॉब्लम क्या हुई, मैं मानता हूं कि मुजफ्फरनगर दंगा इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल कंट्रोलिंग नहीं थी। मैं ये मानता हूं सेंट्रल कंट्रोलिंग ये अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत लोग इस बात की आलोचना करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कार्यकर्ताओं की नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, अगर नहीं चल रही है कार्यकर्ताओं की और सेंट्रल कंट्रोलिंग वाला इशू है, तो मैं उनके इस निर्णय का समर्थन करता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं किस लिए सहमत हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेंट्रल कंट्रोलिंग क्या होती है? सत्ता का ध्रुव एक होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए, यहाँ से पावर जा रही है। 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसमें सेंट्रल कंट्रोलिंग का ना होना वो बिग इशू था। सीएम थे अखिलेश यादव, सुपर सीएम का रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव भी एक रोल में थे और आजम खां भी एक रोल में थे। आजम खां भी एक रोल में थे और एक आईएएस है अनीता सिंह, वो भी एक रोल में थी, वो भी उस समय एक रोल में थी। तो वो उस समय विशेष सचिव थी और सबसे ताकतवर नौकरशाह थी, सबसे ताकतवर नौकरशाह थी। और डीएम मुजफ्फरनगर सुरेंद्र सिंह जो हैं वो उनके आशीर्वाद से यहाँ डीएम थे, उनके अच्छे उनसे हालिया सुरेंद्र सिंह में जो है वो प्रतिभा है और थी भी, मगर उनका जो वहाँ बैकअप था वो अनीता सिंह थी। तो इस नजरिए से हम देखें तो 5 पावर होगी जो एक जिले को फोकस कर रही थी, 5 पावर। तो एक निर्णय कोई जा रहा था तो दूसरा उस निर्णय को पलट दे रहा था, दबाव था बहुत। तो सेंट्रल कंट्रोलिंग नहीं थी तो बात बिगड़ गई और ज्यादा बिगड़ गई। तो सेंट्रल कंट्रोलिंग किसी भी निर्णय बहुत जरूरी है। आपको जब शासन चलाना है, जब आपको बढ़िया सत्ता चलानी है, तो आपको सेंट्रल कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अब कार्यकर्ता जो है, मान लीजिए उनके कहने से डीएम काम करेगा, कार्यकर्ता एक जनपद में है 10,000 कार्यकर्ता, एसपी है 1, डीएम है 1, तो सबके कहने से काम कैसे चलेगा करेगा? तो काम कहाँ से करता है? वो काम करता है नीतियों से, वो काम करता है रूल से। रूल कहाँ से आते हैं? तो उनको फ्री हैंड है कि आपको जो किताब है, जो आपको रूल आया है, जो आपके पास में ऑर्डर आया है, उसको फॉलो कीजिए आप। ये शासन चलाने की बढ़िया तरीका है। और मैं कम से कम जो है वो, अगर सेंट्रल कंट्रोलिंग, अब कम से कम एक कंट्रोल तो है योगी आदित्यनाथ का, 4 कंट्रोल है तभी तो स्थिति बिगड़ती है। 4 कंट्रोल में तो 2012-2017 में अखिलेश यादव की स्थिति बिगड़ी।